तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी छात्र छात्राओं का और स्वागत करूंगा आप सभी का आज की नई क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भाषा, उपभाषा और बोलियों के बारे में। आज की जो क्लास होगी लिपि, मैंने आपको कल नोट कराया था। आई होप आपने लास्ट की क्लास एंजॉय की होगी। लास्ट क्लास अगर आपने एंजॉय नहीं की तो उसकी एक प्लेलिस्ट हमारे द्वारा बनाई गई है, तो आप सुबह हमारे चैनल सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। फ्री हिंदी कोर्स करके आपको लिखना है और वहीं पर फ्री उत्तराखंड कोर्स लिखेंगे तो उत्तराखंड की जितनी भी लास्ट 2-3 क्लास हमने हमारे द्वारा करा दी गई है वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। और मैं अगर आपको बताऊं, कंटेंट आपको उस लेवल का दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से अच्छा करके आएँ और बस ये कहें कि हाँ कुछ सर के द्वारा कराया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हेडिंग डाल लेंगे लिपि। देखिए, लिपि और भाषा ये एक दूसरे के पूरक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरक मतलब कि एक दूसरे का जो व्यक्तित्व है या कह सकते हैं एक दूसरे की जो वास्तविकता है वो एक दूसरे से मिलकर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, लिपि मतलब होगी क्या? वह माध्यम जिसमें हम लिखित तौर पर आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। और मैं अगर भाषा की मैं बात करूं तो मौखिक तौर पर आप तक भाषा को पहुंचाना है, किसी बात को पहुंचाना भाषा कहलाएगा। और वहीं लिखित तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपका क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति अक्षरात्मक। कैसी है? अक्षरात्मक या वर्णात्मक। क्वेश्चन आ सकता है, वर्णात्मक भी आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है आपका? अक्षरात्मक भी आ सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं लिपि की मैं अगर बात करूं, हमारी जो भारत की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी मानी गई है। जो आपका जब संविधान बना तो हिंदी भाषा के साथ साथ आपका जो देवनागरी लिपि होगा उसे भी यहाँ पर भाषा के तौर पर हिंदी को, और अगर मैं बात करूँ लिपि के तौर पर देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। विशेषता ये है कि जो लिपि है, अगर हम एक ध्वनि की मैं बात करूंगा तो एक वर्ण ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर च लिख दिया तो लिखा भी च है और बोला भी क्या, उच्चारण भी क्या हो रहा है? च हो रहा है। यही हमारी जो लिपि है इसकी विशेषता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक ध्वनि के लिए एक वर्ण बनाया गया है, या कि एक वर्ण को अगर हम बोल रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं तो केवल एक वर्ण ही यहाँ पर उच्चारित हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए CH, च को अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में तो CH, दो वर्णों से क्या निकल रही? एक ध्वनि निकल रही। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, रोमन की जगह मैं बात करूँ देवनागरी की, तो आपकी क्या हो जाएगी? एक वर्ण के स्थान पर एक ही वर्ण का उच्चारण यहाँ पर होगा। चलिए, उच्चारण माध्यम में विचारों को प्रेषित करना भाषा कहलाता है और लेखन माध्यम में क्या कहलाता है? आपका लिपि कहलाता है। मैंने आपको बता दिया। सबसे प्राचीनतम लिपि कई बार पूछा गया, तो ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग था वैदिक काल में, यानी कि लगभग 1500 BC, ध्यान रखना 1500 BC की बात चल रही है भाई। ईसा पूर्व की बात चल रही है। इसमें हमें किसका? ब्राह्मी लिपि का यूज देखने को मिला और उससे क्या बनी? आपकी लौकिक और वैदिक संस्कृत बनी, है आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ देवनागरी लिपि का जो नामकरण है या जिसका उद्भव हमें देखने को मिलता है वो आपका गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उनका द्वारा देखने को मिलता है। और नागर ब्राह्मण थे जो लगभग 1500 ईस्वी में, देखो ध्यान रखना यहाँ पर ईस्वी की बात हो रही, 1500 ईस्वी में इसका नामकरण किया और क्या कहा इसे? देवनागरी लिपि। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं बात करूं, जो हमारे विनोबा भावे जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। विनोबा भावे जी ने देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि या हिंदी लिपि कहकर भी उच्चारित किया है। क्वेश्चन बनेगा कि लोकनागरी लिपि या हिंदी लिपि किसके द्वारा कहा गया है, तो किसके द्वारा कहा गया है? विनोबा भावे जी के द्वारा कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला साक्ष्य, अगर मैं बात करूं नागरी लिपि का पहला साक्ष्य लिखित तौर पर प्राचीनतम अगर मैं व्यवस्था में देखूं तो ये जो आपका गुजरात से प्राप्त हुआ है 7वीं सदी का, यानी कि 700 ईस्वी के आसपास हमें नागरी लिपि की जानकारी मिल चुकी थी लिखित तौर पर। और राजा जय भट्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा जय भट्ट का हमें एक लेख प्राप्त हुआ 7वीं सदी का, उससे हमें ये जानकारी मिली कि नागरी लिपि की एक व्यवस्था है और ये दिखने में कैसी है। चलिए, भाषा और लिपि मैंने आपको बताया कि एक दूसरे क्या है? पूरक हैं, एक दूसरे से इनकी क्या बनती है? व्यवस्था बनती है। अगर मैं बात करूँ
भाषा लिखता हूँ, अगर मैं भाषा लिखूँ, मैंने अगर यहाँ पर शुभम लिख दिया तो मैं भाषा लिख रहा हूँ, लेकिन हम किसके द्वारा लिख रहे हैं, लिपि के द्वारा लिख रहे हैं। और लिपि की व्याप्ति तब है क्योंकि लिपि से मैंने शुभम लिख दिया तो बोल रहा हूँ, तो भाषा हो गया ना, तो एक दूसरे क्या है, पूरक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे विकास हुआ थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राह्मी 400 ईस्वी के आसपास, फिर गुप्त लिपि आई जब गुप्त यहाँ पर चल रहे थे 400-500 के आसपास, और कुटिला लिपि उसके बाद आती है। और कुटिला से यहाँ पर दो बनेगी, एक तो आपकी बनेगी शारदा और एक आपकी बनेगी क्या, नागरी। शारदा से गुरमुखी लिपि जैसे जो पंजाबी लैंग्वेज होती है वो बन जाएगी, और नागरी से दो बनेगी, पश्चिमी नागरी और आपका पूर्वी नागरी। पूर्वी नागरी में जो आपकी असमिया होगी, बांग्ला होगी और ओडिया, देखो ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है, ये सब देवनागरी में लिखी जाने वाली है। यही क्वेश्चन आया था, फिर आप कहोगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से देते हैं, तो यहाँ से दे देगा एग्जामिनर। ये नागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं सारी, कौन कौन सी थोड़ा देख लेंगे। अगर मैं बात करूँ पूर्वी शाखा से ओडिया, बांग्ला और असमिया, ठीक है। वहीं पश्चिमी नागरी से जो देवनागरी है आपकी संस्कृत भी लिखी जाएगी, आपकी नेपाली भी और मराठी भी। यही क्वेश्चन आया था अभी लास्ट टाइम की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में नहीं लिखी जाती। लोग बाग मराठी को सोच के आए थे कि नहीं लिखी जाती, लेकिन लिखी जाती है, ठीक है। सिंधी, संथाली, कश्मीरी, ठीक है। तो सिंधी, संथाली, कश्मीरी क्या में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। गुजराती में, ठीक है। राजस्थानी भी आपका किस में लिखी जाएगी, देवनागरी लिपि में। तो नमक वाली ध्यान रखनी है बच्चा आपको, नमक, न से क्या बनेगा, नेपाली, मैं से बनेगा मणिपुरी, और कैसे क्या बनेगा, कैसे भी बना दो ना कुछ, कश्मीरी, ठीक है। और बिहारी की जितनी भी बोलियां हैं, बिहारी की कौन कौन सी है, मगही, बिहारी मग में मगही, भोजपुरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि ए की 12 खड़ी किसने बनाई थी, सावरकर ने। किसने बनाई थी, सावरकर ने। सुझाव किसने दिया था, काका साहब केलकर। कौन थे भाई, काका साहब केलकर, जिनके द्वारा ए की 12 खड़ी। अब 12 खड़ी क्या होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कै, का, की, कु, के, काउ, कंग, कै, ये पढ़ी थी ना। तो किसने लिखी है, सावरकर ने। और सुझाव किसने दिया है, काका केलकर ने। और ये भी एग्ज़ाम में भी लास्ट टाइम आया था, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो। चलिए, नेक्स्ट है कि जो ए की 12 खड़ी है कब अलंकृत की गई, यानी कब इन्हें लिखा गया था, तो 1945 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताए जाएंगे, यानी वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय मुंह से ज़्यादा हवा निकले। तो ये जो आपके श्रीनिवास दास जी, इन्होंने एक बात कही है कि जो महाप्राण व्यंजन है उनके स्थान पर अल्प प्राण का उपयोग करके उनके नीचे एक विशेष चिन्ह लगा दो। समझ रहे हो, यानी कि जो आपके निवास दास हैं, यानी कि निवासी है जो, उन्होंने एक बात कही है कि जो महाप्राण व्यंजन है ना, महाप्राण व्यंजन है जो, उन्हें मत लिखो। तो करने के लिए क्या कहा, इन्होंने कहा है कि अल्प प्राण लिख दो और उनके नीचे एक विशेष चिन्ह लगा दो। समझ रहे हो, जैसे हमने ये क्या लगाते हैं, नुक्ता, किस चीज़ के लिए लगाते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि ये कहाँ से आया है, बाहर से आया है, विदेशी वर्ण है। तो इस प्रकार श्रीनिवास दास जी ने क्या कहा कि अल्प प्राण का यूज़ करो, महाप्राण खत्म कर दो, अल्प प्राण का यूज़ करो और एक विशेष चिन्ह लगा दो उनके नीचे, ताकि हम ये समझ सके कि ये क्या है, आपका महाप्राण है। चलिए, नेक्स्ट है आपका देवनागरी की लिपि की जगह रोमन लिपि अपनाओ। ये सुनीति जी थी, इन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान देंगे। सुनीति जी ने क्या कहा कि देवनागरी लिपि ना अपनाओ, कौन सी अपना लो, रोमन अपना लो। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ये जो कुछ इतिहासकार, मैं थोड़ा क्वेश्चन छुटा के लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपके सभी इकट्ठा हो जाए। कुछ इतिहासकार उत्तरी ब्राह्मी लिपि को क्या बताते थे, गुप्त लिपि बताते थे। हो सकता है भाई उत्तरी ब्राह्मी जो यानी कि उत्तरी क्षेत्र में थी, उसे क्या बोलते थे, आपका गुप्त लिपि हो सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो कुटिला लिपि है। कुटिला लिपि समझते हो, जिससे आपका क्या, कुटिला लिपि, जिससे आपकी क्या बनी, नागरी लिपि। क्या बनी, नागरी लिपि।
तो कुटिला लिपि को कुछ इतिहासकार द्वारा सिद्ध मातृका लिपि क्या कहा गया है? सिद्ध मातृका लिपि, न्यून कोणीय लिपि और कुटिलाक्षरा। क्या कहा गया है? कुटिलाक्षरा कहा गया है किसे? कुटिला लिपि को, जिससे कौन कौन सी लिपि बनी है आपकी? नागरी और शारदा। कौन कौन सी बनी है? नागरी और शारदा। नेक्स्ट है जो आपकी देवनागरी लिपि है, इसका विकास प्राचीन काल में किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये क्लास मिस कर दोगे ना तो आप एक दो क्वेश्चन अपना आने वाले एग्जाम से, क्योंकि इस क्लास में मेरा मानना है कि एक दो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। बहुत डिफिकल्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको बहुत इजीली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रकूटों के समय क्या हुआ बच्चा? देवनागरी लिपि का विकास हमें देखने को मिला प्राचीन काल में, ठीक है। और वो नंदी नागरी किस नाम से उस समय इसका उच्चारण किया गया? नंदी नागरी के नाम से इसका क्या किया गया? उन्होंने जिक्र किया है अपने साहित्य में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देवनागरी लिपि के ऊपर जो हम रेखा की, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर शुभम लिख दिया और शुभम के ऊपर मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या कर दिया? इसे जोड़ दिया। इसे क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। शिरोरेखा बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी लिपि में अगर अक्षर संपूर्ण है तो क्या होगी? वो आपकी देवनागरी लिपि है। यानी कि बहुत बड़ी बात कही है पीटरसन ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा इन्होंने कहा है कि जिस लिपि के अक्षर संपूर्ण है, जिस लिपि के अक्षर संपूर्ण है वो एकमात्र लिपि है। वो कौन सी? हमारी देवनागरी लिपि है। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, ये आपको ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन आ सकता है कि खरोष्ठी लिपि में कितने स्वर कितने व्यंजन हैं? तो 5 स्वर है और 32 व्यंजन है। किसमें? खरोष्ठी लिपि में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लोगे, कौन सा? कि श्याम सुंदर दास जी ने एक बात कही है, लिखेंगे कि श्याम सुंदर दास जी ने पंचमा अक्षर के स्थान पर चंद बिंदी लगाने का सुझाव दिया है। समझ रहे हो भाई? जैसे हम यहाँ लिखते हैं सम्मान, तो उन्होंने कहा है कि जो पंचमा अक्षर है ना, मैं इसे यहाँ से हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो? चंद्र बिंदी लगा दो, ठीक है। ऐसा सुझाव किसने दिया? हम लगाते हैं, ध्यान रखना, हम लगाते हैं संघर्ष में लगा दिया और आपका हो जाएगा बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, अपने हिसाब से बना लेना। ऐसा हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा यूज़ किसने करने के लिए कहा था? श्याम सुंदर दास। सुंदर लगता है ना, देखो बिंदी लगा के कैसे याद करोगे कि बिंदी लगाने के बाद सुंदरता बढ़ जाती है। बिंदी लगाने के बाद सुंदरता बढ़ जाती है। तो चंद्र बिंदी लगाने के बारे में किसने कहा था? सुंदर दास जी ने। और काका जी ने क्या सिखाई थी हमें? 12 खड़ी कै का की कू के कऊ कंग कै। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ महाप्राण के पास, ये आपका श्रीनिवास दास जी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। चलिए कुछ अन्य और क्वेश्चंस बन सकते हैं। देवनागरी लिपि का हेडिंग डाल लेंगे, देवनागरी लिपि का मानवीयकरण, यह कह सकते हैं कि लिपि का सुधार। हेडिंग डाल लो यार सभी। देखिए जब ये हिंदी अगर मैं बात करूँ 1500 के आसपास, 1500 से लेकर 1800 तक की मैं अगर बात करूँ, इसमें क्या हुआ? विकास हमें देखने को मिलता है किसका? देवनागरी लिपि का। यानी कि नए नए वर्ण आए। जैसे मान लीजिए अभी तो आपका 3300 या 52 मान लीजिए लेखन के आधार पर वर्ण है। तो उस समय काफ़ी सारे वर्ण हुआ करते थे, हर एक की अपनी अपनी व्यवस्था हुआ करती थी। तो उसमें से छांटकर सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने केसरी फंट दिया। क्या दिया? केसरी फंट या तिलक फंट उसे हम कहते हैं। और ये आपका जो उन्होंने केसरी पत्र लिखा था ना, ठीक है, केसरी पत्र में इन्होंने केसरी फंट दिया। और इसका फंट का काम क्या था? इसमें जो 403 टंकण थे, यानी कि 403 विभिन्न प्रकार के वर्ण थे, उनमें छांटकर मात्र 190 टाइप इन्होंने बाहर निकालते थे, यानी फॉन्ट। ठीक है, ये फंट लिखा हुआ है लेकिन मेरे से फॉन्ट होगा। तो तिलक ने कब फॉन्ट दिया? ये आपका दिया था 1904 से 24 के बीच। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि ये जो आपका 403 विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट है ना, इनमें से हम निकाल के कितने निकाल लेंगे? मात्र 190। और ये बात इन्होंने कहाँ पर लिखी थी? तिलक फ़ॉन्ट जो इन्होंने एक अखबार लिखा था केसरी पत्र, उसमें लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोरख प्रसाद जी, डॉक्टर गोरख प्रसाद जी है जिन्होंने एक बात कही है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये किसने कहा, ये कथन किसका है, ये सभी ध्यान रखना।
ठीक है। तो डॉक्टर गोरख प्रसाद जी ने कहा है कि यदि किसी शब्द में मात्रा के स्थान पर, ठीक है, मात्रा उस शब्द पे ना लगाए लेकिन क्या करें, उसके दाईं तरफ लगा दें। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे लिखना है शुभम, ऐसे लिखा जाता है शुभम, हम भी लिखते हैं। लेकिन जो हमारे गोरख प्रसाद जी इन्होंने एक बात कही कि ये जो मात्रा है ना, ये इस वर्ण पर मत लगाओ, ये इस वर्ण से हटा दो और क्या कहाँ पर लगाओ, इसके दाईं ओर, यानी कि ऐसे स ऊ की मात्रा, भै और मैं। ऐसा लिखने के लिए किसने कहा हमें? गोरख प्रसाद जी ने कहा। आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, श्रीनाथ निवास जी ने मैंने आपको बता ही दिया। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे मानक देवनागरी लिपि का प्रकाशन कब हुआ? 1966 में। हिंदी भाषा का मानवीय रूप का जो प्रकाशन कब हुआ? 1967 में। तो देवनागरी लिपि का प्रकाशन 66 में और हिंदी भाषाओं का जो मानवीय रूप है उसका प्रकाशन 67 में। भारतीय हिंदी परिषद 1942 में है, धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा। देवनागरी लिपि का मानव रूप कब तैयार हुआ? आपका 1962 में। वर्तनी समिति का गठन कब हुआ? 1961 में। ये आपको ध्यान देना है। वही क्वेश्चन बन सकते हैं कि लोकनागरी लिपि किसने कहा? किसे? देवनागरी लिपि को। तो मैंने आपको पीछे बताया था, आचार्य विनोबा भावे। और नंदी नागरी लिपि किसने कहा इन्हें? विजयनगर साम्राज्य के दौरान, जब मैंने आपको बताया था किसने? राष्ट्रकूटों ने भी क्या किया है, इसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ हमें दी है अपने कार्यकाल में। यानी कि प्राचीन भारत के कार्यकाल में भी देवनागरी लिपि थी, जिसे क्या कहा जाता था? नंदी नागरी लिपि कहा जाता था। ये आपको ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हेडिंग डाल लेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन शुरुआत कब से हुई? ये आपकी जो सबसे पहले इसकी कल्पना की गई थी आपकी 1973 में। क्यों की गई थी? कि हमें क्या करना है, हमें हिंदी का विस्तार करना है बड़े स्तर पर। मतलब समझ रहे हो? विश्व स्तर पर हिंदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को मिले, लोग बाग हिंदी भाषा को बोलना स्टार्ट करें, प्रचार प्रसार हो। इस चीज़ को देखते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनाई गई 73 में और इसने एक कल्पना तैयार करी कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। और पहला हिंदी सम्मेलन की अगर मैं बात करूँ 10 से 12 जनवरी ये आपका नागपुर में हुआ था। और वसुधम कुटुंबकम ये इसका क्या था? टैग लाइन थी। ये आपको ध्यान देना है। बीडी जाति इसके अध्यक्ष थे, लिख लेंगे इजीली। और मुख्य अतिथि आए थे इसके कहाँ से? ये पोर्ट लुइस मॉरिशस से आए थे, जिनका नाम क्या था? शिव सागर राम गुलाम। और इन्होंने कहा था कि अगली बार यानी कि जो नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा वो हमारे यहाँ होगा। तो अगले साल यानी कि 76 में मॉरिशस शहर का शहर है पोर्ट लुइस, वहाँ पर किया गया। और 8वां जो किया गया था 2007 में न्यूयॉर्क में। और 9वां जो किया गया था जोहान्सबर्ग में। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवाए हुए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि जोहान्सबर्ग में पहला कब हुआ या न्यूयॉर्क में पहला कब हुआ। वहीं अगर मैं बात करूँ 2023 का फिजी देश में हुआ अभी हाल ही में। टैगलाइन थी कि परंपरागत ज्ञान से कृत्रिम मेगा तक। क्या टैगलाइन थी? परंपरागत ज्ञान से कृत्रिम मेगा तक इसकी टैगलाइन थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट कहाँ होगा ये आप कमेंट करके बताया कि नेक्स्ट हिंदी सम्मेलन कहाँ के लिए निर्धारित किया। हालांकि सारी भी डेट अनाउंस नहीं हुई, ना ये बताया गया कि कहाँ पे होगा। बाकी पहला बीडी जाति मुख्य अतिथि शिव सागर राम गुलाम, मॉरिशस के थे ये प्रधानमंत्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज क्लास में हमने डिस्कस किया लिपि के बारे में। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आएगी हिंदी भाषा का विकास। देखिए, उद्भव हमने पढ़ लिया, बोली भाषा हमने पढ़ ली, लिपि हमने पढ़ ली। अब इम्पोर्टेंट आता है कि हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपके आने वाली क्लास में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सभी के पास सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो शेयर ज़रूर करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है हमारा, यानी कि बिल्कुल सब कुछ आपको फुल कंटेंट बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। बाकी अदर जगह पर भी मिल रहा है, मैं आपको बता दूं। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो बहुत बड़े बड़े चैनल है जो प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि आपको सब कुछ दिया जाए और अच्छे से समझाया जाए, बहुत अच्छी तरीके से, जैसा आप मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हो इस तरीके से आपको पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कोर्स ऑनलाइन किया है। सभी का धन्यवाद। ये स्पेशली जो सलाह दी थी मेरे पिताश्री ने दी थी कि पेड कोर्स काफ़ी चल चुके, बहुत हो चुकी व्यवस्थाएं। अब बच्चों के लिए फ्री में वही कंटेंट जो आप अपने पेड कोर्स में देते हो वो आप यहाँ पर फ्री में दें।
तो सभी पापा का थैंक यू करें और मैं भी उनका कहूँगा कि उन्होंने मुझे सलाह दी। थैंक यू पापा जी एंड थैंक यू सभी का। वीडियो को शेयर करें सभी के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।